हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रियाज खान और आज हम देखने वाले हैं हमारी एग्ज़ाम आईयूपीएस एसओ के बारे में। जो हमारा प्री होता है उसमें किस तरीके का पैटर्न होता है, क्या उसका सिलेबस होता है, क्या कैसे सेक्शंस होते हैं और उनका क्या वेटेज होता है और हमें किस तरीके की स्ट्रेटेजी रखनी है इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में। तो आज के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आईयूपीएस एसओ के एग्ज़ाम में आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर या पर्सनल ऑफिसर ये और मार्केटिंग ऑफिसर जो है उसके लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम है प्री एग्ज़ाम का। ठीक है, प्री एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है और प्री तो पूरा ही एकदम सेम है। जो मेंस है उसमें फिर ये प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हम सिर्फ प्री की बात करने वाले हैं, तो प्री इन सभी के लिए सेम है ना। तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल रहेगा अप्रोक्स। तो अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हमारा जो है सेक्शंस डिवाइड होते हैं और किस तरीके से उन्हें मार्किंग की जाती है और क्या हमें वहाँ पे टाइम होता है। तो ये देखिए, अगर हम तो रीजनिंग में हमें 50 क्वेश्चन जो है करने होते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स है 50 मिनट्स है और 40 का टाइम ड्यूरेशन होता है। इंग्लिश में 50 हमारे क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं, मतलब ईच जो है 0.5 मार्क्स का यहाँ पे ईच क्वेश्चन हो जाएगा और 40 मिनट्स जो है हमें यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मिलता है। वही हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें मैथ्स या हम कह सकते हैं, तो उसमें 50 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, 50 मार्क्स होंगे और 40 मिनट्स हमें मिलेंगे। तो टोटल हमारे जो हैं 125 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि हमें 2 आवर्स 2 घंटे है ना जो कि मिलते हैं। 120 मिनट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं कम्प्लीटली। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम प्री क्लियर करते हैं तो उसके बाद में एक पेपर होता है जिसे हम कहते हैं मेंस या प्रोफेशनल नॉलेज का एक पेपर होता है, जिसमें हमें 60 क्वेश्चंस मिलते हैं और जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक, यहाँ पे भी हम जो हमारा रीजनिंग है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है और हमारा जो मैथ्स होगा वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, एप्टीट्यूड का जो होगा। और मेंस में हम देखें तो 45 मिनट का जो है हमें टाइम ड्यूरेशन मिलता है। तो ये हम इतना ही देखेंगे। तो मेंस के लिए हम बात करें तो जो मेंस का एग्री एजुकेशन का हम देखें, हमारी जो वेबसाइट है एग्री एजुकेशन की, उससे 80% क्वेश्चंस जो हैं मेंस में जो एग्ज़ाम हमारी 25 जनवरी 2020 को हुई थी उसमें एग्री एजुकेशन के स्टडी मटेरियल्स आए थे। मतलब कि एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे एग्री एजुकेशन का परफॉर्मेंस रहा और बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एग्री एजुकेशन से आए। साथ ही साथ नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड का जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 45 क्वेश्चन, जैसे ARD के 40 क्वेश्चन थे और 5 के आसपास क्वेश्चन जो है ESI सेक्शन के अंदर आए थे। तो उसमें भी एग्री एजुकेशन का काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट रहा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे भी एग्री एजुकेशन के मटेरियल ने कवर किए। ठीक है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए उसे भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे जो आई बटन है, यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे अगली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम जो है हमारा कट ऑफ, हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि क्या किस तरीके से वो रहा। तो अभी मैं 2018 का आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम 2019 का भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश का कट ऑफ जो है 25 मार्क्स का हमारा जो था, वहाँ पर जनरल के लिए 4.75 और ST SC OBC के लिए 2.5 एंड रीजनिंग का लिए जो 50 था वहाँ पे हमारा जनरल के लिए 15.25 एंड ST SC OBC में 10 और जनरल हमारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 में से 16.75 और 11.50। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन आप कीजिएगा कि जब 2019 में इस कट ऑफ को देखा जाता है, साथ में देखिए आप दोनों चीज़ों को, है ना। यहाँ पे कट ऑफ जो इंग्लिश का है देखिए उसमें कितना ज़्यादा इंक्रीजमेंट यहाँ पे इंग्लिश से कट ऑफ में हुआ है ना। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का थोड़ा सा डाउन हुआ और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी थोड़ा डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेपर किस तरीके से आपका है उस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है हमारा 2019 में जो हमारा पेपर हुआ दिसंबर 2019 में, वो कंपेयर टू 2018 के ज़्यादा थोड़ा सा उसका लेवल टफ था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, उसका जो वहाँ पे जो हमारी पजल्स थी रीजनिंग की वो काफ़ी थोड़ी सी उनका लेवल ज़्यादा था। DI की बात करें तो वो भी एक DI थोड़ा सा टफ लेवल में था, बाकी का ठीक था। तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, ये सारी चीज़ें, तो इससे बहुत सारा इफेक्ट वहाँ पे
पढ़ा। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज था, लेकिन ईजी था, समझने में आसान था। जिसका भी अगर वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पेपर वहाँ का अच्छा रहा 2019 का। तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ में चेंज हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ पे भी ध्यान रखना है। और इस बार के हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें 2019 की, तो काफ़ी ज़्यादा गया 2018 से। तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में लेके चलना है। मतलब सबसे पहले आपको कट ऑफ पे अपनी जो है उसको समझना है, उस पर स्ट्रेटेजी बनानी है। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है। पॉइंट्स ऑन दैट यू हैव टू वर्क, जिस पे आपको वर्क करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है एनालिसिस द एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसको आपको एनालिसिस करना है उस चीज़ का, है ना, कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से है, कि किस तरीके की चीज़ों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। जैसे कि हम बात करें रीजनिंग की या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की या इंग्लिश की, तो इंग्लिश पूरी एक लैंग्वेज है और काफ़ी ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। लेकिन हमारी एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि प्लान यूर स्ट्रेंथ, कि आपने जैसे ही पैटर्न को यहाँ पर डिसाइड किया कि कौन सा पैटर्न, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आते हैं सभी तीनों सब्जेक्ट में, वो देखना है। देन आपकी स्ट्रेंथ देखनी कि आपको बेटर कौन सा आता है, अब किस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आपको देखना है सेफ जोन, ठीक है। हर इंसान, कोई भी इंसान हो, वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे किसी का इंग्लिश थोड़ा सा वीक हो सकता है, किसी का मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होगा, किसी का रीजनिंग थोड़ा सा वीक होगा, या किसी का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जैसे मान लो इंग्लिश में प्रॉब्लम है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है या रीजनिंग में प्रॉब्लम है, तो आपको उस सब्जेक्ट में बिल्कुल सेफ जोन में चलना है, बिल्कुल सेफली आपको वहाँ पे प्ले करना है उसके लिए, ठीक है। बहुत सेफ जोन में आपको जो है काम करना है। मतलब कि आपको कट ऑफ को देखते हुए कि हाँ यार हमारा इंग्लिश का थोड़ा सा वीक है, 6 से 7 मार्क्स का यहाँ पे कट ऑफ लास्ट ईयर का था, तो हमको 8 से 9 तक लेके चलना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सेफली प्ले करना है और उन टॉपिक्स को लेना है जिसमें कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो और ज़्यादा यहाँ पे आपको हाथ से मारने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करें हम, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारी इसमें हम देखें एसओ में, एसओ को आपको पेपर लगाने हैं, 4-5 साल के पेपर लगाओ, ठीक है। उसके बाद में आरआरबी का जो एसओ होता है उसके लगाना है आपको पेपर। उसके बाद में एसबीआई के आप लगा सकते हैं, पीओ के लगा सकते हैं, क्लर्क के तो ठीक है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए पेपर्स को सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इसका क्या है कि पैटर्न जो है हमेशा हर साल थोड़ा सा कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको करते रहना है ना, कि जो भी नया पैटर्न, जिस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, पजल्स का जो पैटर्न था वो पहले कुछ अलग था, अब पजल्स कुछ अलग तरीके की आती हैं, डीआई में चेंजेस हैं, तो आपको उनको पेपर को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पैटर्न भी या थोड़ा सा आपको मतलब आ जाएगा कि किस तरीके से करना है, साथ ही आप उसको समझ लेंगे। देन आपको टाइमर यूज़ करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइमर आपको यूज़ करना है, ठीक है। मुझे पता है कि अगर आपको कोई डीआई दी जाए, आपको भी पता है, तो आप कोई से भी डीआई हो तो उसको मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन है तो आप 15 मिनट में उसको सोल्व कर देंगे, चाहे वो कैसे ही करें, बिना फार्मूले के लॉजिक लगा के कैसे भी करके आप उसको सोल्व कर देंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, एग्ज़ाम में जब आप वहाँ पे हो तो आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसे कम से कम कितने टाइम में कर सकते हैं। अगर आप उसको 15 मिनट में कर रहे हैं तो उसको 3 से 5 मिनट पर लेके आए, तो आपको टाइमर लगा के काम को करना है, ठीक है। कि मुझे अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 में से 30 लेके आना है, 30 मार्क्स लेके आना है, तो मुझे किस तरीके से उस अपना टाइम को मेंटेन करना होगा, मेरी क्या स्पीड है, उस हिसाब से आपको टाइमर लगा करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मतलब कम से कम टाइम में आपको उसको लेकर के आना है। नेक्स्ट हम देखें, इन केस ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट इन फर्स्ट टाइम गेट राइट आंसर। मतलब ये पॉइंट आप समझिए, ये पॉइंट मेरे हिसाब से जो है, मेरे जो इस एग्ज़ाम के लिए जो मेरी थिंकिंग है उसके हिसाब से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके पास में इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में क्या है, ग्रामर है, ठीक है।
या अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट से, सपोज क्लोज टेस्ट है, ठीक है। क्लोज टेस्ट में आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि यार आपने पहले दूसरा नंबर का आपने लगाया, आप थोड़ा सा आगे क्लोज टेस्ट में गए और आपको लगा कि नहीं यार यहाँ पे कुछ चेंजेस है, तो आप वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं और करेक्ट आंसर थर्ड को कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टाइमिंग का इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं आया, बहुत सेकंड्स में आपका टाइम थोड़ा सा कम हुआ आपके लिए, बाकी इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन अगर रीजनिंग या क्वांट के अंदर अगर आप किसी एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और वापस पीछे आते हैं उसे करने के लिए, तो लगभग 3 से 5 मिनट का क्वेश्चन यहाँ पे टाइम आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। समझिए इस बात को, मतलब आपके पास में रीजनिंग और क्वांट को करने के लिए सिर्फ 1 टाइम है, एक ही बार में आपको करेक्ट आंसर ही लाना है, या तो आपको उस क्वेश्चंस को करना ही नहीं है, और अगर आप कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर ही आना चाहिए, रॉन्ग आंसर लाने का ऑप्शन नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम उसको करें एग्जाम के अंदर और करेक्ट आंसर पे ही पहुँचें, या तो आप उसको करें ही नहीं। जैसे मान लो मुझे लगता है कि यार मुझे बोर्ड वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं मुझसे, तो मैं बोर्ड के क्वेश्चन नहीं करूँगा, या मुझे लग रहा है कि मेरे से रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है तो मैं रेशियो प्रोपोर्शन नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एवरेज ही करूँगा, और एवरेज जब मैं करूँगा तो ऐसा करूँगा कि पहली बार में मुझे उसका कम टाइम में जो है राइट आंसर ही मिले, मुझे दूसरी बार उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। ये तो मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे भी एडिंग कर रहे हैं, फिर एडिंग कर रहे हैं, फिर एडिंग कर रहे हैं, फिर एडिंग कर रहे हैं, और ये ऐड करते करते देखा तो यार आंसर कुछ गलत आ गया, तो फिर से वापस से सारा लिखा और फिर से उसको ऐड कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट, तो ये नहीं करना है। देन अगला जो पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं IUPAS जो है एक्यूरेसी को पॉइंट करता है, वो एक्यूरेसी से जो है आपको देखता है, आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे। और लास्ट पॉइंट है अटेम्प्ट में जो मेरा मानना है वो अटेम्प्ट का ऐसा है कि हम जब एग्ज़ाम के अंदर होते हैं तो हम थोड़ा सा हमारा आपा खो देते हैं, ठीक है, मतलब भावनाओं में जाते हैं। हमें लगता है कि यार हमें 30 क्वेश्चन करने पे हम लगता है सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ट्रिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी फिर माइनस मार्किंग हो जाती है, इससे हमारी एक्यूरेसी भी कम होती है, माइनस भी मार्क हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है, और अटेम्प्ट उसी पे करना है और उतने ही करना है जिसमें हम श्योर हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रख के चलनी है। और मेरा नाम है रियाज खान, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्री एजुकेशन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ज़रूर इस पे जाइएगा, विजिट कीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। वेबसाइट आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं एग्री एजुकेशन, ठीक है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 8518931894। ग्रुप जो है वो चार्जेबल है, और यहाँ पे करंट अफेयर की PDF आपको अवेलेबल है। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और नंबर ये मैंने आपको बता ही दिया है। अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं IUPAS AFO प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो आप वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए। तो अब देखेंगे हम सिलेबस को। सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग, देन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, और मैथ्स के बारे में बात करेंगे। और रीजनिंग में सबसे पहले हम देखें वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग के बारे में बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वर्बल रीजनिंग देखिए यहाँ पे, ये है वर्बल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स और क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें वर्बल रीजनिंग के अंदर आती हैं, और ये अप्रोक्स 5 to 8 मार्क्स का इनका जो है वेटेज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें, एक और सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, जो लास्ट सेक्शन है यहाँ पे, जिसको 0 से 5 दिया है। कभी कभी ये आता है एग्जाम में, कभी नहीं आता है, लेकिन IUPAS ASO के मामले में हम देखें तो ये जनरली मतलब केसेस ज़्यादा ये हैं, अगर 2014 से अभी तक के पेपर की बात करें तो कि कम आता है ना, किसी ईयर में आता है, किसी में नहीं आता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग में, यहाँ पे जो है एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि हमें 60% अबव के स्टूडेंट्स को लेना है जिन्होंने 2014 में डिग्री कंप्लीट की है और जिनकी एज जो है 28 एज है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना, और आपको उसमें से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये हमारे करने के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस माने जाएंगे। तो अब देखते हैं हमें किस तरीके से करना है। वर्बल रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, तो ये एक आपके पास में ऑप्शन होता है, ये आप कर सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सिलोजिज्म, ये आपको ज़रूर से यहाँ पे कवर करना है, और यहाँ पे आपको 5 मार्क्स कम से कम गेन करने की कोशिश करना है ना। नहीं तो यहाँ पे आप आराम से 3 मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हैं, अगर आपका ये थोड़ा सा अच्छा है तो आप यहाँ पे 5 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं। देन
रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है ये वाला सेक्शन है, जिसमें कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, तो ये अप्रोक्स यहाँ पे में से मार्क्स दिया है, लगभग यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये 15 से 20 नहीं बल्कि 25 मार्क्स या कहें तो आधा पोर्शन जो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स IUPAC एसओ के केस में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हमें ये प्लानिंग करके चलना है कि सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कभी कभी बहुत टफ हो जाता है सिटिंग अरेंजमेंट, और पजल भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, तो कोई एक सेक्शन टफ होगा। अगर पजल टफ हो रही है तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा इजी लेवल का आएगा, अगर सिटिंग अरेंजमेंट टफ हो रहा है तो आपका पजल थोड़ा सा हल्का लेवल का आएगा। तो ये आपको देख के चलना है। आपको सबसे पहले जो है जो मतलब कि इजीली होने वाले क्वेश्चंस हैं उनको जाना है, देन आपको यहाँ पे जाना है। तो मैं बताऊंगा कि कौन सा आपको पहले सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चंस को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। तो लेकिन जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल करने जाएं तो पहले दोनों को चेक कर लें, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इजी पड़ रहा है और कौन सा हमें टफ पड़ रहा है। तो यहाँ से कम हमें 15 से 20 मार्क्स की स्ट्रेटेजी लेके चलनी है कि इतने हमें लेके आना है, और इतना आप यहाँ पे आराम से ला सकते हैं। अगर थोड़ी सी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप यहाँ पे कंप्लीटली क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, लेकिन 15 मार्क्स तो आप यहाँ पे लेकर चलिए कि हमें 15 मार्क्स इस सेक्शन से लेने ही हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम चलें इनपुट आउटपुट की तरफ। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना, कभी आता है कभी नहीं भी आता, तो इसे हमें प्रिपेयर करने। देखो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें सिर्फ प्री जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना है, इसमें हमें टॉप करने से या कम मार्क्स लाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ वो चीज़ों पे फोकस आउट करना है जिससे कि हम कट ऑफ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाए, मतलब सेफ जोन तक हमें जाना है बस, ठीक है। हमें कोई वो नहीं करना है कि हमें पूरा सिलेबस रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ूंगा और ये वो सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस करना है जो कि स्कोरिंग है, और उन्हें इस तरीके से करना है कि वो चाहे कैसा भी आ जाए हम कर देंगे। तो आप इनपुट आउटपुट को मेरी तरफ से अगर मेरी जो है सजेशन में माने तो इसे आप छोड़ दें, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। आपको फोकस करना है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स पे, और उसके बाद में सिलोलिज्म पे। देन हम देखें ब्लड रिलेशन, ये बड़ी आसानी से बनता है। अगर ये 2 क्वेश्चंस का है तो बहुत इजी काम हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है उसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब 1 और 2 करके क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन 2 क्वेश्चन उसके अंदर से बनते हैं। अगर मान लो ये 2 का आता है तो इसका लेवल इजी होगा, अगर ये 5 का आता है तो इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको सोल्व कर लिया तो आप 5 क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को लिखूंगा जो आपको करना ही है ना, ये आपका ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल इसको कर सकते हैं। देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये जिसका रीजनिंग है वो कर सकता है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग ये हमें करना है, कम से कम 2 से 5 मार्क्स का ये होता है, तो ये हमें ज़रूर से करना है क्योंकि ये बहुत इजीली यहाँ पर आपको कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली ये आपको बन जाता है ना। ये सेक्शंस जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, तो आप चाहें तो इन्हें पेंडिंग में कर सकते हैं कि अगर मुझे ये नहीं बना तो मैं इसे कर लूँगा, इस तरीके से। ऑर्डर एंड रैंकिंग हमें करके ही चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे 4 टॉपिक्स हो गए जो हमें प्रिपेयर करना है, एक तो सिलोलिज्म, एक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड ऑर्डर रैंकिंग, ये 4 टॉपिक अभी तक हमें रीजनिंग से कंप्लीट करना है। उसके बाद में तीसरी चीज़ पे हम जाएं, डाटा सफिशिएंसी। तो डाटा सफिशिएंसी बहुत इजीली बन जाती है ना, इजीली ये बन जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी हमें लेकर के चलना है। ये देखिए मैं उन्हीं टॉपिक्स को टिक कर रहा हूँ जो आपको करना ही है, ठीक है, मतलब ये टॉपिक्स तो आपको करना ही है। उसके बाद फिर आप अपने प्लस टॉपिक्स को कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग ये हमें करके चलना है। तो यहाँ पे IUPAC एसओ में जनरल ये 5 नंबर की आती ही है। उसके बाद में देखें हम इनइक्वालिटी ये 5 नंबर की आती ही है और ये हमें करके चलना है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको 6 टॉपिक्स बताएं जो कवर करना है और जो कि स्कोरिंग है। अगर आप ये टॉपिक्स को कम्प्लीटली कवर करके जाते हैं तो 30+ मार्क्स आपको रीजनिंग में मिलेंगे, है ना, 99.9% ये, ठीक है, गारंटेड आपको इसी टॉपिक से 30+ मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इसको कम्प्लीटली करके जाते हैं। और अगर आप मान लो इसको 80%, जैसे कि मान लो यहाँ पे सिलोलिज्म आपका 3 ही बना, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में से आप 10 नंबर्स ही लेके आ पाए, मतलब सिर्फ मैं सीधे आधे कर रहा हूँ और आधे से भी कम। और ऑर्डर एंड रैंकिंग यहाँ पे आपका 2 से 6 नंबर का है अप्रोक्स। यहाँ पे अगर आप 2 नंबर भी लेके आते हैं, और उसके बाद में कोडिंग और डिकोडिंग में आप यहाँ से कम 3 नंबर तो लेके चलिए, आप इसको आराम से लेके आ सकते हैं। और अगर पूरा कम्प्लीटली सही बन गया तो 5 नंबर कहीं नहीं गए। उसके बाद में इनइक्वालिटी जो है यहाँ से
अगर बहुत ही इजी तरीके से देखें तो 3 नंबर और या फिर 5 में से 5 भी ला सकते हैं। तो भी अगर यहाँ पे अपन कैलकुलेशन लगाते हैं तो अप्रोक्स 20 प्लस आप पहुँच जाते हैं, बहुत कम उसमें भी, है ना। अब अगर ये टॉपिक्स करने के बाद आपको लगता है कि मैं और आगे कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे फिर जा सकते हैं। इनपुट आउटपुट हो गया, वर्बल रीजनिंग है ना, एनालिटिक डिसीजन मेकिंग है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। और इसके चांसेस भी कम है, हो सकता है ये आए ही नहीं एग्ज़ाम में ये आपको देखने को ही ना मिले, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको सिर्फ 6 टॉपिक्स पे अपना कंसंट्रेशन करना है। नंबर 1 सिलोलिस, सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट, थर्ड इज पजल्स एंड फोर्थ वन इज ऑर्डर एंड रैंकिंग, 6 इज कोडिंग डिकोडिंग एंड 7th इज इनइक्वालिटी। बस ओवर। देन चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ, और सबसे जो स्टूडेंट को परेशान करता है इंग्लिश। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। पहले हम इसको डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद में हम वेटेज पे जाएंगे। तो एक आता है यहाँ पे क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट मुझे लगता है सभी को पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज टेस्ट में एक पूरा पैराग्राफ होता है, ठीक है, वहाँ पे फिर 1 2 3 का 4 5 6 करके यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, वहाँ पे आपको उसमें से पिक करना है जो भी सूटेबल हो। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि क्लोज टेस्ट हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके बाद में अगर हमारा जो पैरा जंबल होता है, ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो सकती हैं अगर आपको रीडिंग प्रैक्टिस है, मतलब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इंग्लिश को और समझ सकते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे डेली, तो ये क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से बनेंगे। ग्रामर का सेक्शन बहुत कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर का सेक्शन 10 क्वेश्चंस का, सॉरी 10 नंबर नहीं, 10 क्वेश्चंस का ग्रामर का सेक्शन जाता है, मतलब 5 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामर का जाता है। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश कैसी है, आप किस तरीके से उसे पढ़ते हैं, आपकी वोकेबुलरी कैसी है, इन सारी चीज़ों पे, और आप इंग्लिश को समझते हैं या नहीं समझते, इन सारी चीज़ों पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रामर से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना है इंग्लिश को पढ़ने में, है ना, और उसे समझने में, बस। तो आपके पेपर यहाँ पे बन जाएगा। ग्रामर में परेशान नहीं होना, कहाँ पे इज एम आर ये लगेगा या फिर हमारा सेंटेंस कैसा है, नहीं, सिर्फ हमें पढ़ना सीखना है और समझना सीखना है। उससे आपका जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, कम से कम 10 से 15 मार्क्स तो मिनिमम लेके चलो आप, 10 से 15 क्वेश्चंस मिनिमम लेके चलो आप, मतलब 5 से 6 नंबर का, कि आपका रीडिंग का जो है ये आते ही आता है। देन क्लोज टेस्ट, अगर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छा है, मतलब आपका रीडिंग अच्छा है, आप न्यूज़पेपर को समझ रहे हैं, मतलब आप इंग्लिश को समझ रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को, तो आपका क्लोज टेस्ट 99% बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में पैरा जंबल की बात करें तो ये भी तभी बनेगा जब आपकी इंग्लिश में को आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको लाइनिंग पढ़नी होगी, समझना होगा कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये अगला पॉइंट कैसे मैच हो रहा है इससे, तो ही आप इसको अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। मतलब उसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, दोनों सेंटेंस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, कॉमा या फुल स्टॉप के बाद में नेक्स्ट लाइन जो होगी वहाँ पे आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी कि हाँ ये कहीं ना कहीं इसमें मैच हो रहा है पिछली लाइन में, या फिर उनके मीनिंग में आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। अगर आप मीनिंग निकाल लेते हैं तो बहुत आराम से आप पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आराम से होता है। देन ये चीज़ आती है इरर स्पॉटिंग। तो इरर स्पॉटिंग जो है ग्रामेटिकल जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए आपकी ग्रामर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्ट करेगा आपका, है ना। मतलब आपको ए एन दा से लेकर के तो हमारा 10th तक सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इरर स्पॉटिंग कर सकते हैं, और इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ये सारी चीज़ों को कवर कर सकें, है ना। तो हमें इसको पोर्शन को एकदम साइड में लेकर के चलना है, बना तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स की भी हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ हो सकते हैं कि आपके ग्रामर बेस आए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं कि ग्रामर बेस्ड आए, मतलब 50-50 का हम लेके चलें। 50 हमारे ग्रामर बेस्ड होंगे और 50 डिपेंड करेंगे सेंटेंस के ऊपर कि वहाँ पे कौन सी चीज़ सुटेबली प्लेस हो रही है। जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से कौन सी चीज़ वहाँ पे सुटेबल रूप में जो है प्लेस हो रही है, तो उस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आपको लेना है। पैरा जंबल के बारे में मैं एक सेकंड, पैरा जंबल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, पैरा जंबल्स, है ना। उसके बाद में फ्रेजेस वगैरह को हम देख सकते हैं, ये भी एक होता है यहाँ पे कि हम इसको देख सकें, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि ये वेटेज में किस तरीके से आता है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में सेंटेंस करेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये एक पोर्शन होता है जहाँ पे कि दो या एक जो है सेंटेंस आपको मतलब बोल्ड में रहेगा, उस सेंटेंस को आपको रिप्लेस करना है कि इसकी जगह सुटेबल सेंटेंस क्या है। तो मैक्सिमम यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन हो सकता है ना, जैसे कि मान लो हैज़ लगा हुआ है और है वहाँ पे करेक्ट है, या कुछ भी इस तरीके का पोर्शन हो सकता है ग्रामर वाला। तो ये एक चीज़ यहाँ पे होती है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इंग्लिश को आपको क्लियर करना है तो बस ये टॉपिक है। अगर ये आपका बनता है तो आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम वेटेज के ऊपर जाके इसको देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सेंटेंस, पैराग्राफ कंप्लीशन एक चीज़ होती है। स्पेलिंग के क्वेश्चंस और ये जो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ये अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये हमको मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, जो नीचे के 2 क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि स्पेलिंग का प्रॉब्लम होगा या फिर हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से होता है। अब मैं वेटेज की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखिए यहाँ पे वेटेज 10 से 15 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे है। अगर हमारा कट ऑफ कितना है 1.75 मैक्स, मान लो इस बार अगर हमारा कट ऑफ जाता है तो 3 नंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो 5 मार्क्स, ठीक है। हम 5 मार्क्स लेके चलते हैं कि 5 मार्क्स हमारा कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, जर्नल के लिए। और मतलब ST SC अगर वो भी या OBC में भी है या कोई और भी है तो वो मतलब विकलांग वगैरह, तो वो भी 5 मार्क्स लेकर ही चले कि हमें 5 मार्क्स ही लाना है, कम से कम प्लानिंग इतने की ही हो, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 10 से 15 का जो है यहाँ पे वेटेज ये बता रहे हैं। तो यहाँ से हम अगर अच्छे से हम इसे पढ़ लेते हैं और इसे समझ लेते हैं तो हम अप्रोक्स 50% भी अगर हम लेके चले तो 5 तक हम आराम से यहीं से ला सकते हैं। ग्रामर का जो पोर्शन है, जैसे मैंने बताया 15 से 20 तक ग्रामर का पोर्शन जाता है, मतलब कि अप्रोक्स 30% का पेपर जो है ग्रामर का आता है। लेकिन हमें इसमें नहीं उलझना है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड हो जाता है। इंग्लिश की ग्रामर बहुत ब्रॉड है तो ये हमें प्रॉब्लमेटिक कर सकती है, ठीक है। तो ग्रामर में क्या क्या आएगा, एरर स्पॉटिंग आएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको देख लेना है। अगर एरर स्पॉटिंग आपकी बहुत अच्छी है तो ही आप इसमें जाइएगा, और सेंटेंस का जो इम्प्रूवमेंट है ये भी आपका अगर इंग्लिश अच्छी है तो ही कीजिएगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट को आप एक बार देख सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है तो आप फ्रेज रिप्लेसमेंट पे जा सकते हैं। बाकी ये दोनों सेक्शंस की मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, ये दोनों सेक्शन अपने को नहीं देखना है, ठीक है। देन वोकैबुलरी वाला सेक्शन जो है यहाँ पे 12 से 15 मार्क्स का, उसमें देखिए क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट है, ये भी आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है, और वर्ड एसोसिएशन पेयर, ये सारी चीज़ें आपकी रीडिंग कैसी है, आप इंग्लिश को कैसे समझते हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। वर्बल एबिलिटी की बात करें, जो कि कभी आती है कभी नहीं आती है, 0 से 5 है। तो इसमें क्या क्या है आपका, चेंज ऑफ वॉइस इन इंग्लिश जो कि IBS SO में नहीं आता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी हमारा है ना। आइडियम्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश, तो ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही आ जाता है। नरेशन, एक्सरसाइज विद आंसर, सेंटेंस करेक्शन, क्वेश्चन आंसर, है ना, और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ों के आने के चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 10% चांसेस है कि ये हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हमें जो, और अगर मिलती भी है तो हमें इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पर क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड एसोसिएशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर ये हमारा कंप्लीट होता है तो हम सेक्शन आराम से क्लियर करते हैं। ग्रामर के ऊपर हम तब जाएंगे जब हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें प्रॉब्लम कर दे कि टफ आ गया या हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ग्रामर को एज अ ऑप्शन यूज़ करेंगे। नहीं तो ग्रामर हमें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एरर स्पॉटिंग आप करते हैं, ठीक है, 5 आपने एरर स्पॉटिंग करी तो वहाँ पे 3 गलत हो जाएंगी, है ना, 80% केसेस में, अगर आपकी इंग्लिश में गड़बड़ है तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, आपको स्ट्रेटेजी बना करके चलना है, ना कि मतलब स्मार्ट जो है आपको प्लानिंग करके एग्ज़ाम देना है, ना कि हार्ड वर्क करके। हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में उसको हम स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्लानिंग होगा। नेक्स्ट हम देखें थर्ड, और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो कट ऑफ के लिए तो मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग से हम 20 मार्क्स लेके आ रहे हैं, है ना, 5 मार्क्स हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो 25 तो हम पहुँच ही गए। सिर्फ अगर हम कट ऑफ के लिए हमें कितना चाहिए, 20 के आसपास और लेना है, तो ये हम यहाँ से लेके आएंगे बड़े आराम से। देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का केसेस ऐसा है कि अगर हम बात करें
IUPAC एसओ के मामले में तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एक साल आता है, एक साल नहीं आता है, इस तरीके की सिचुएशंस होती है। अगर सिंप्लीफिकेशन आता है तो यहाँ पे आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर वो मतलब बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट जिसको बोलें वो भी है तो 3 नंबर आराम से लेके आएगा, नहीं तो 5 भी लेके आ सकता है। एवरेज, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, ये सारी चीज़ें हमारी कवर होती हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। अगर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छा है तो ये तीनों चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन हमें इन पर नहीं जाना है। पेपर की शुरुआत में हमें इन पर नहीं जाना है, ये एज अ ऑप्शन हमारे लिए रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, देन मैं बताता हूँ सीक्वेंस हमें क्या रखनी है। पेपर जब हमारा स्टार्ट हो तो हमें सीक्वेंस क्या रखनी है वो भी मैं बता रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो देन सेकंड ऑप्शन हमारा ये रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये, सेकंड ऑप्शन हमारा ये रहेगा। देन उसके बाद में हम ले जाएंगे सीधे DI के ऊपर। ठीक है, ये हमारा 3 इस तरीके से रहना है। देन अगर हमारे पास में टाइम बचता है तो मतलब जिस स्टूडेंट की नंबर सीरीज अच्छी है वो एज अ थर्ड ऑप्शन इसको चूज करके फोर्थ पे यहाँ पे जा सकता है। अगर उसको नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी एक में प्रॉब्लम मान लो हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कर सकता, तो वो सीधे कहाँ चला जाएगा, नंबर सीरीज पे जाएगा, और कहाँ चले जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन DI पे चला जाएगा। ठीक है, देन अगर मान लो एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसको नंबर सीरीज नहीं आती, उसको इक्वेशंस आती है, तो वो क्या करेगा, सिंप्लीफिकेशन करेगा, इक्वेशन करेगा, देन चला जाएगा DI के ऊपर। इस तरीके से हमें ऑर्डर रखना है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक है, और अब देखें हम किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन है ना, अगर आता है तो 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, बड़े आराम से आएंगे, लेकिन ये अजा ऑप्शन हमारे लिए रहेगा। देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत आराम से हम 3 से 5, अगर नॉर्मल भी है तो 3 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। नंबर सीरीज के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशन कभी कभी हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 से 4 हमें लेकर के चलना है, इतने हम बना लेंगे, है ना। और DI की बात करें तो DI में हमें कम से कम 10 लेकर के आना है, 10 से हम 15 तक भी यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 तो हमें यहाँ पे लाना है। तो यहाँ से इतने सेक्शंस में आपका कट ऑफ तो हो गया क्लियर। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे आगे की तरफ चलना है तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आपका DI अच्छा है तो आप एवरेज, परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस पहले कर सकते हैं। ये आपको कम से कम 2 से 3 मार्क्स यहाँ पे आपके ला सकते हैं आप आराम से, है ना। उसके बाद में हमें थोड़ा सा अगर और बेटर उस पर जाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं, ये होता है ना। उसके बाद में डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चंस आते हैं। डाटा सफिशिएंसी में थोड़ा सा हमें लॉजिक के साथ में इसमें काम करना पड़ेगा, तो ये हम एज अ ऑप्शन कर सकते हैं अगर हमें आता है तो। वरना जो सवाल बना सकते हैं वो टाइम एंड वर्क को करें, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को करें, और उसके अलावा बस यहाँ पे आपको आकर के छोड़ देना है। मेंशुरेशन वगैरह में आपको ज़्यादा इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक को इसमें कंप्लीट करना है। नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन, नंबर 2 एवरेज, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, ये बस इतने टॉपिक करने के बाद में ये जो 4 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, ये 4 टॉपिक्स आप कर लेते हैं तो ये आपको काम देगा यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी आपका DI कंप्लीट होता है। अगर ये 4 टॉपिक्स आप कंप्लीट करते हैं अपना, तो कौन कौन सा, एवरेज, परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शंस एंड प्रॉफिट लॉस, अगर ये 4 टॉपिक्स आप कंप्लीट करते हैं तो आपका DI कंप्लीट हो जाता है 90% अप्रोक्स, ठीक है। और उसके बाद में मेंशुरेशन हमें इतना ध्यान नहीं देना है। लीनियर इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है तो मैंने बता ही दिया, ये तो हमें करना ही करना है। इंटरेस्ट, ये एक टॉपिक रह गया था। एक इंटरेस्ट आपको करना है, यहाँ से आपका DI कंप्लीट होता है। इंटरेस्ट भी आपको करके चलना है। क्यों करके चलना है, ये टॉपिक इतने सारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें इसको कवर करना है। इसको कवर करने के लिए हमें ये टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, तो DI हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्रॉफिट लॉस हो गया। नंबर सीरीज आप कर सकते हैं, जिससे बनता है वो इसको करें, जिससे नहीं बनता वो इक्वेशंस को करें, है ना। और टाइम एंड वर्क, और उसके बाद में हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा सफिशिएंसी वगैरह के ये जो सारे नीचे के पोर्शंस हैं, ये हमारे एज अ ऑप्शन पोर्शन है, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, ऊपर के सेक्शन में कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो हमें इनको लेना है। ये हमारे और समझ लीजिए और है ना। लेकिन ऊपर का सेक्शन हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हम
कह नहीं सकते आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर हम एवरेज, परसेंटेज, रेशो प्रपोर्शन और हमारा इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा डीआई ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमारा अप्रोक्स 30 नंबर का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट होता है इन 5-6 चैप्टर को मिलाने से। तो यहाँ बहुत आराम से हम स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर हम स्ट्रेटजी रखेंगे तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा हम स्ट्रेटजी और स्मार्ट प्लानिंग के साथ में स्मार्ट वर्क करके और बहुत अच्छे नंबर के साथ में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और मेंस के लिए जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, मेंस के लिए हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ऐप भी इसकी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और हमारी पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8518931894। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।